नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डवास। आज 5 तारीख है, 24 घंटे हो चुके हैं। देश ने अपना जनादेश सुना दिया, लोगों ने बता दिया कि इस बार देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। ये सरकार सीधा कहे तो कोलिशन गवर्नमेंट होगी। एनडीए इस बार सरकार बनाने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, जिसका दावा था 400 पार और 370 का नारा दिया गया था, लेकिन इस बार मिलजुल के सरकार चलानी होगी एनडीए को। और ये मिली जुली सरकार कैसे काम करेगी, ये आप सब लोग जानना चाहते हैं। और मिली जुली सरकार में किसकी क्या पोजीशन होगी, क्या भूमिका होगी, ये आप सब लोग जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है और जानने की इच्छा भी होनी चाहिए, क्योंकि आपने वोट दिया है, आपने मुद्दों को पहचाना है, नेताओं को चुना है। आपका चुनाव महत्वपूर्ण है, तो सरकार को भी इस बार मिलजुल के महत्वपूर्ण फैसले लेने होंगे। कई दल ऐसे हैं जिनको इस बार भरपूर तरजीह मिलेगी, उनकी उम्मीद है तरजीह मिलने की, क्योंकि पिछली बार 2019 में जब 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई थी, तो एनडीए के घटक दलों को कितना प्रतिनिधित्व मिला था मंत्रिमंडल में, ये आप सब लोग जानते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। इस बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद सबको साथ लेके चलना होगा। राष्ट्रपति ने बुला लिया है, एनडीए को बहुमत साबित करना होगा। वो आराम से कर भी लेंगे 7 तारीख को, और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। दोस्तों, पूरी दुनिया की निगाहें इस इलेक्शन पे बनी हुई थी और तमाम घटक दलों की क्या भूमिका रहने वाली है, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। और साथ ही चर्चा एक महत्वपूर्ण विषय और है जिस पे हम करने जा रहे हैं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट भी रहता है। हम हरियाणा की बात जरूर करते हैं। इस लोकसभा चुनाव में हरियाणा में जो हुआ वो आप सबने देखा है। परिणाम ने बता दिया कि 50-50 पे कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने खड़े हो गए हैं। तो 4 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव आएंगे तो इसका कितना असर होगा, इस पे भी बात करेंगे। हमारे साथ हैं आप सबके प्रिय नवीन धमीजा जी। नवीन जी परिचय के मोहताज नहीं है, सब जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनकी टिप्पणियां, इनके तर्कसंगत बयान और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए पहचान आप सबको मालूम है। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद डवास जी। सरकार बनने जा रही है एनडीए की। हाँ, लग तो अभी ऐसा ही रहा है। अब तो बुला लिया जो माहौल है, राष्ट्रपति आज देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति के पास गए हैं। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल की बैठक की, उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा। राष्ट्रपति से कहा कि इस्तीफा मैं सौंप रहा हूं, आप इस सरकार को बर्खास्त करिए और नई सरकार बनाने के लिए हमें आमंत्रित कीजिए। वो दावा कर रहे हैं अपनी सरकार बनाने की, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। एनडीए के पास बहुमत दिखाई दे रहा है, तो निश्चित बात है कि वो अपना सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और देखिए, जिस तरीके से एनडीए को बहुमत मिला है, तो सरकार बनती उनकी दिखाई दे रही है। देखिए, एनडीए तो सरकार के साथ पहले भी थी, लेकिन अब मोदी जी को मोदी सरकार नहीं कहना पड़ेगा। देखिए, अब एनडीए सरकार कहना पड़ेगा। हाँ, देखिए 2014 में 2019 में भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत था और मोदी सरकार थी। अब तो मोदी सरकार, तब मोदी सरकार थी। तब सारे फैसले नरेंद्र मोदी अकेले लेते थे। अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये 2 व्यक्ति थे, और सरकार में बाकी गिनती के लिए जरूर थे, मंत्री भी थे, लेकिन सबको पता है कि सरकार 2 आदमी चला रहे थे। ये सबको पता है। आप ये देखो, 2014 और 2019 का अगर हम कार्यकाल देखें तो
एनडीए के घटक दल कहाँ थे, एनडीए में जो दूसरे दल हैं उनको कितनी अहमियत दी गई, कहाँ रखा गया, सारे किसी से छुपा नहीं है। तो इस बार तो मोदी साहब जिस सिंहासन पे बैठेंगे उसका एक पाया जो है वो नीतीश जी के हाथ में होगा और एक पाया चंद्रबाबू नायडू के हाथ में चंद्रबाबू होगा। नायडू के हाथ में होगा। देखिए, निश्चित तौर पर इस बार देश ने जो मैंडेट दिया है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया। जिस तरीके से 2014 में 2019 में भारतीय जनता पार्टी को देश ने भारी जन समर्थन दिया था, उनको सरकार चलाने का पूरा मौका दिया था, इस बार 2019 में वैसा नहीं हुआ। एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रही है, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, और मुझे लगता है कि सरकार बनाएंगे तो इस बार बहुत सारे बदलाव होंगे, बहुत सारी चीजें इसमें अलग दिखाई देंगी। और मंत्रालय भी जो मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिला था वो सब जानते क्या हालात, हाँ, क्या हालात थे। नीतीश कुमार तो नाराज इसी बात को लेके हुए थे। नीतीश कुमार भयंकर नाराज रहे। देखिए, इंडिया का गठबंधन करने में नीतीश कुमार की बड़ी अहम भूमिका रही थी। इंडिया गठबंधन हुआ तो नीतीश कुमार ने अहम भूमिका निभाई थी। वो बाद में ठीक है दोबारा से एनडीए में शामिल हो गए, अगुवाई वही कर रहे थे। हाँ, अगुवाई वही कर रहे थे इंडिया की। और आज तो तेजस्वी और नीतीश एक साथ आए हैं। आज भी तेजस्वी और नीतीश कुमार एक साथ आए हैं। उन दोनों के संबंध आप ये देखिए, चुनावों के दौरान तेजस्वी ने नीतीश के खिलाफ कहीं कुछ नहीं कहा। वो यही कहते रहे मेरे चच्चा हैं, चच्चा कुछ भी बोल सकते हैं, चच्चा कहीं भी जा सकते हैं, चच्चा, क्योंकि उसने जो चुनाव लड़ा तेजस्वी को ये बात मालूम थी। ऐसा लगता है कि उन्हें इस बात का आभास था कि आने वाली सरकार कोalition गवर्नमेंट होगी, एक दूसरे के सहयोग से सरकार बनेगी, किसी का स्पष्ट बहुमत नहीं आएगा। तो नीतीश कुमार से संबंध बना करके रखे इन सब के साथ, ये उसने बड़ी मैच्योर पॉलिटिक्स की है। लेकिन नवीन जी एक बात मैं कहूंगा, देखिए 2024 आते आते 19 से लेके बहुत सी चीजें ऐसी देखी गई जहां पे विपक्ष ने सरकार पे या सत्ता पक्ष पे उनके दबाव का आरोप लगाया, तबाह करने की कोशिश का आरोप लगाया। 150 सांसद, 100 से ज्यादा सांसद निलंबित करके बिल पास करवा लिए गए संसद में। लेकिन अब तो अगर चंद्रबाबू नायडू साथ में आ रहे, देखिए उनकी एक सेकुलर छवि है और सेकुलर छवि की वजह से ही उन्होंने जब पिछली बार नाता तोड़ा था एनडीए से तो उन्होंने कितने बयान ऐसे दिए थे जिनका अब अर्थ निकाला जाए जब वो एनडीए के साथ आ रहे हैं और सरकार में शामिल हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो दुनिया भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वो चल भी रहा है। जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पता नहीं क्या क्या बोला था, क्या क्या बयान दिए उन्होंने, क्या क्या बयान दिए, वो सब कुछ एक तरफ। लेकिन अगर एनडीए में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू शामिल हो रहे हैं तो उनकी अपनी शर्तें होंगी। पहले भी जब वो सरकार में शामिल हुए थे, आपको याद होगा, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष पद उनको जो है वो था और बाली योगी उनकी पार्टी के लोकसभा अध्यक्ष बने थे। तो इस बार ऐसा कुछ तो नहीं होने जा रहा है। जो अगर मैं समझने की कोशिश करूं आपसे कि जो संसद में विपक्ष को दबाया जाता रहा 19 से लेकर, जिस तरह का आरोप विपक्ष लगाता रहा, तो इस बार तो जो भी अगर मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष टीडीपी से बनता है कोई, ये कयास है, बिल्कुल ठीक, और वो इसकी डिमांड कर सकते, दिखाई दे रहा है, जो डिमांड वो कर सकते पहले भी उनके पास रहा है। तो फिर तो किसी सांसद में क्या फैसला लेना है वो तो लोकसभा अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू से पहले पूछेंगे, बात करेंगे, उसके बाद फैसला होगा। अब बीजेपी की उतनी नहीं चलने वाली है जितनी पहले चल जाती। देखिए, निश्चित तौर पर जब भी सरकार बनती है, आप देखिए जब भी कोalition गवर्नमेंट बनती है, दूसरे दलों की सहयोग से सरकार बनती है जी, तो जो भी सरकार बनाता है उसको ये पता आता है कि वो बैसाखियों पर चल रहा है जी। हाँ, ये बैसाखियों पर चलने वाली सरकार कहलाएगी। जैसे हमने कहा कि एक पाया नीतीश के हाथ में और एक पाया नीतीश के हाथ में और एक पाया चंद्रबाबू के हाथ में होगी। तो ये बैसाखियों पर सरकार चलेगी। जब सरकार बैसाखियों पर चलती है तो जो बैसाखियां हैं, जो दूसरे दल हैं, उनके ऊपर सरकार टिकी हुई है तो उनकी निश्चित तौर पर उन्हें माननी पड़ेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से, अमित शाह जिस तरीके से
2014 में 2019 में सरकार चलाते रहे, मुझे लगता है कि इस बार तो मंत्रालय भी अपनी मर्जी से नहीं दे पाएंगे जी। मुझे लगता है कि जो अहम मंत्रालय होंगे इसको लेकर के भी ये दोनों पार्टियां अपनी अपनी डिमांड करेंगी कि हमारे को कितने मंत्री चाहिए, कौन कौन से मंत्रालय हमारे को चाहिए, और जो भी सरकार बनाएगा चाहे वो एनडीए बनाए या इंडिया बनाए, उनकी मजबूरी होगी। क्योंकि आज मैं एक राजनीति के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी उनसे मैं बात कर रहा था ऑफ द रिकॉर्ड। जब हमारी बातचीत होने लगी तो उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बेशक से सरकार में शामिल हो रहे हैं और सब कुछ है, लेकिन ये बीजेपी है, उनको अपने सांसदों को बचा के रखना होगा, नहीं तो महाराष्ट्र जैसा महाराष्ट्र जैसा हालात हो सकती हैं। देखिए ये बात बिल्कुल सही है। ये प्रश्न भी उठ रहे हैं बाजार में कि आज नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इनके साथ मिल तो रहे हैं सरकार में जी, लेकिन क्या इस बात की गारंटी है बाद में इनकी पार्टियां नहीं टूटेंगी? क्या बाद में इनके सांसदों को नहीं तोड़ा जाएगा? क्या वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं उनको कर लिया जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा कि आज तो उनको हाथ जोड़ करके शामिल किया जाए और बाद में परिस्थितियां ऐसा पैदा कर दी जाएं कि वो उनके सांसद भारतीय जनता पार्टी में हो और वो अकेले खड़े दिखाई दें, या उनके एनसीपी और शिवसेना की तरह जैसा एनसीपी के साथ हुआ, शिवसेना के साथ हुआ, वैसे नई जेडीयू। बिल्कुल भाई, लोग इस बात के उदाहरण दे रहे हैं, लोगों ने देखा है इस चीज को। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि वो एनडीए में शामिल हों भी तो वो किन शर्तों पर होंगे और सरकार किस तरीके से चल पाएगी। देखिए सरकार, आपने ये देखा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहते हुए अपने मंत्रियों को अपॉइंटमेंट के लिए 3-3 महीने का समय नहीं देते थे, 2-2 3-3 महीनों का समय। कोई मुख्यमंत्री समय मांगता था, 2-2 3-3 महीने का समय उन्हें नहीं मिलता था। और कल जिस तरीके से देखा चंद्रबाबू नायडू को, वो वीडियो चलती रही कि हाथ पकड़कर उन्हें कुर्सी पर बिठा रहे हैं कि नहीं, वो पुरानी वीडियो है, लेकिन वो वीडियो दोबारा से घूम रही है वो तो वीडियो। वो दिखाने की कोशिश की जा रही है कि राजनीति में समय आने पर आदमी के तेवर कैसे बदलते हैं, वक्त कैसे बदलता है जी। भाई, जब उनकी भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला था 2014 और 19 में, तो उनके तेवर बदल गए थे। और आज अगर उनको चंद्रबाबू नायडू की जरूरत पड़ रही है, आज उनको नीतीश कुमार की जरूरत, तो वो वीडियो दोबारा से पुरानी वीडियो रील घुमाई जा रही है कि देखो वक्त फिर आ गया है, फिर वो उनको बुलावा दे रहे हैं, फिर उनको फोन कर रहे हैं। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन कर रहे हैं, कभी अमित शाह फोन कर रहे हैं, और दूसरे तरीके से इंडिया की तरफ से शरद पवार उन्हें फोन कर रहे हैं। ना राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन होता है, ना स्थायी दोस्त होता है। ये हमने देखा दोस्तों। देखिए, जब देश में इतना बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ है, तो इस दौरान आपने पिछले कुछ महीनों में देखा है कि इसी साल 2 ऐसे महत्वपूर्ण स्टेट्स हैं जिनमें विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं, महाराष्ट्र और हरियाणा। और दोनों के चुनाव एक साथ होने हैं, और दोनों में जिस तरह से राजनीतिक उलटफेर हुआ है वो आपने देखा। महाराष्ट्र में 2 पार्टियां टूटी, और हरियाणा में जो गठबंधन में सरकार चल रही थी वो अलग कर दी गई, मुख्यमंत्री बदल दिए गए। एक किस्म से हम ये कहें कि हरियाणा की राजनीति में भूचाल आया, और भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा था कि इस भूचाल को वो काबू कर लेंगे, इस तूफान को वो काबू कर लेंगे, और तूफान से काबू करने के बाद जब वो निकलेंगे तो उनका कद और बड़ा होगा। ऐसा लगा नहीं। लोकसभा चुनाव में जब पार्टी उतरी तो पार्टी को बड़ा दंड झेलना पड़ा है। अब विधानसभा चुनाव 4 महीने बाद फिर से सिर पे खड़े हैं, मुख्यमंत्री भी बदल के देख लिया, उससे भी काम नहीं चला। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या समीकरण ऐसे होंगे जिनको साधना जरूरी है, क्योंकि जननायक जनता पार्टी से तो पीछा छुड़ा लिया, लेकिन बीच चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अल्पमत में आ गई। नवीन जी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अल्पमत में है, और अल्पमत में रहकर के सरकार चला रही है। आप देखिए, चुनाव के दौरान जब 3 निर्दलीय विधायकों ने ये घोषणा की
कि वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं, वो अब कांग्रेस को अपना समर्थन देने जा रहे हैं। उनका ये 3 विधायकों का भारतीय जनता पार्टी से समर्थन लेना, वापस लेकर के कांग्रेस पे जाना, उस दिन ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पमत में आ गई। लेकिन चुनाव का दौर था, क्योंकि लोकसभा चुनाव का दौर था। कांग्रेस ने और जननायक जनता पार्टी ने, दोनों ने गवर्नर को लिखा कि सरकार अल्पमत में आ चुकी है, ये अपना बहुमत साबित करें सदन में, और नहीं तो सरकार को बर्खास्त किया जाए। उन्होंने गवर्नर को लिख के दिया, लेकिन लोकसभा का चुनाव चल रहा था, प्रक्रिया चल रही थी, इस वजह से ये मामला शांत हो गया। लेकिन आज भी सरकार अल्पमत में दिखाई दे रही है। अब देखिए, कांग्रेस ने आज भी ये कहा है वह गवर्नर से टाइम लेंगे और गवर्नर से मांग करेंगे कि सरकार को बर्खास्त किया जाए या सरकार अपना बहुमत साबित करे। देखिए, 12 मार्च को हरियाणा में मुख्यमंत्री बदला गया था। मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया था, नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे, और 13 तारीख को उन्होंने सदन में बहुमत साबित किया था। उसके बाद कायदे से 6 महीने तक उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कायदे से नहीं आ सकता। परंतु जो परिस्थितियां चुनाव के दौरान बनी और विपक्ष ने कहा हम सारे एकजुट होकर के गवर्नर के पास जाने को तैयार हैं, हम परेड करने को तैयार हैं कि बहुमत हमारे पास है, सरकार के पास नहीं है। हालांकि सरकार कोई बनाना नहीं चाहता विपक्ष में भी। सर, ये बात है कि सरकार विपक्ष में कोई बना, कोई 6 महीने के लिए अपने सिर पे जवाबदेही क्यों लेगा सर? नहीं, 6 भी नहीं, 3-4 महीने का, मात्र 4 महीने का समय रह गया है। अक्टूबर में देखिए चुनाव होने और सितंबर में विधानसभा भंग कर दी जाएगी, तो 4 महीने का समय है। कोई भी नहीं चाहता कि भी पिछले 10 ओवर में जो लोगों को दिक्कतें हुई, जो परेशानियां हुई, जो उनको भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, आप देखिए लोकसभा चुनावों में भी लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी, तो भी वो ठीक रहा, इनके सिर ना फूटे तो कोई नहीं चाहता। हर आदमी ये चाहता है कि हम सरकार बनाएं तो पूरी तरीके से सरकार हमारी बहुमत में सरकार बने और अपना 5 साल का हम कार्यकाल पूरा करें। तो इस वजह से सरकार बनाना कोई नहीं चाहता, लेकिन इस सरकार को गिराने के लिए विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है। ये एक उदाहरण इसका, जब बंसीलाल की सरकार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चल रही थी और वो गिरा दी और ओम प्रकाश चौटाला को समर्थन दिया। ओम प्रकाश चौटाला ने उस समय बड़ा समझदारी के साथ पहले चुनाव करवाए और फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जो 2005 तक चली थी। बिल्कुल बिल्कुल। अब की बार वो परिस्थितियां भी ऐसी नहीं है कि पहले चुनाव करवा के विपक्ष और सरकार पहले बना के, क्योंकि विपक्ष चाहता ही नहीं है कि एक कमजोर सरकार को वो कंटिन्यू करे और वो अपनी सरकार बनाकर जो पिछले 10 साल का लेखा जोखा है उसका जवाब विपक्ष को ना देना पड़े। तो विपक्ष चाहता है कि जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, एक कमजोर सरकार चलती रहे और विधानसभा में फिर देखा जाएगा। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। आज विपक्ष में कांग्रेस के पास 30 विधायक थे, एक विधायक उनका सांसद बन गया अंबाला से, वरुण मौलाना। तो अब उनके पास 29 विधायक रह गए हैं। लेकिन कांग्रेस भी सरकार बनाना नहीं चाहती। कांग्रेस भी चाहती है कि चुनाव हो और वो स्पष्ट बहुमत से अपनी सरकार बनाए और पूरे 5 साल का कार्यकाल चलाएं। तो इन 3-4 महीने की सरकार में 4 महीने की सरकार इसलिए नहीं बनाना चाहते कि भी जनता से वो जवाबदेही उनको देनी पड़ेगी चुनावों में। जनता की आशाएं हैं, जनता की आकांक्षाएं हैं। देखिए, किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हुए, देखिए मांगे ना मानना एक अलग बात है, लेकिन जो मुकदमे दर्ज हुए और वर्तमान सरकार ने उनको ये कहा था, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था, सरकार ने कहा था कि आप आंदोलन खत्म करो, हम आपकी मांगे केंद्र सरकार की तरफ हम बातचीत चल रही है, लेकिन मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। वो मुकदमे आज तक वापस नहीं लिए गए। अगर आज कांग्रेस सरकार बनाती है तो चुनाव के दौरान लोग उनसे कहेंगे कि आपके पास समय था, 4 महीने समय था, आपको वो मुकदमे वापस लेने चाहिए थे। तो आज की जो परिस्थितियां हैं, कोई ये नहीं चाहता कि सरकार बनाए, हर आदमी चाहता है उसे 5 साल का समय मिले। उस 5 साल के समय में चाहे मुकदमे वापस लिए जाएं, चाहे मामले की जांच करवाई जाए, चाहे उनकी किसानों की मांगे मानी जाए, चाहे उन्हें कोई सहूलियत दी जाए और
महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनता की आशाएं हैं, जो लोग चाहते हैं। देखिए, आज हरियाणा में बेरोजगारी देश में सबसे ज्यादा है जी। जुलाई 2023 में विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था नहीं, लोकसभा में ये है, देश के केंद्रीय श्रम मंत्री ने कहा था कि उन्होंने ये माना था कि हरियाणा में इस वक्त बेरोजगारी देश में नंबर 1 पर आ गई। लेकिन मुख्यमंत्री ने कभी स्वीकार नहीं किया। देखिए, मुख्यमंत्री इस बात को स्वीकार करें या ना करें, लेकिन संसद में केंद्रीय सरकार ने जब वहां पर प्रश्न उठाया गया था तो मुझे ध्यान है कहा था 2014 की बात है, 2014 में उन्होंने बताया था कि हरियाणा में 3% के करीब बेरोजगारी दर थी। उस समय बेरोजगारी दर उस वक्त 3% के करीब थी, 2.9% के करीब थी, जो बढ़कर के 9% हो गई है। और पूरे देश में 3 से 4% के करीब बेरोजगारी दर चल रही है। तो हरियाणा की बेरोजगारी दर सबसे ऊपर पहुंच गई। हरियाणा में पीपीपी जो था ना, परिवार पहचान पत्र, उसमें रोजगार और जाति तमाम डाटा इन्होंने इकट्ठा किया और उसके आधार पे मुख्यमंत्री का ये कहना था कि हरियाणा में जो बेरोजगारी के आंकड़े दिए जा रहे हैं वो सब झूठे हैं, वो सब फर्जी हैं। देखिए, हरियाणा में जब हरियाणा सरकार ने नौकरियां निकाली, वैकेंसीज निकाली, भर्तियां खोली, वो ज्यादातर रद्द होती चली गई। चाहे कारण कोई भी रहे हो, कोई पेपर लीक हुआ, कभी कोई दूसरी पार्टी ने कोई केस डाल दिया, तो वो ज्यादातर मामलों में भर्तियां रद्द हुई। इसकी वजह से भी बेरोजगारी बढ़ती चली गई। और उसके अलावा फिर नोटबंदी, जीएसटी और कई ऐसे तमाम कारण रहे कि प्राइवेट स्तर पर भी नौकरियां लोगों की छूटी। कोविड आ गया, कोविड में बहुत सारी कंपनियों को झटका लगा, उस दौरान लोगों की नौकरियां चली गई, तो बेरोजगारी बढ़ती चली गई और सरकार उस पर लगाम नहीं लगा पाई, लोगों को राहत नहीं दे पाई। फिर अग्निवीर योजना केंद्र सरकार ने निकाली। हरियाणा के लिए तो बड़ा मुद्दा है। हरियाणा के लिए वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। खासतौर से आप ले अहिरवाल बेल्ट और जाट बेल्ट। अहिरवाल और जाट बेल्ट में बहुत बड़े स्तर पर लोग फौज में भर्ती होते हैं। बच्चे तैयारी करते हैं, 12वीं में तैयारी करते हैं, शुरू कर देते हैं। लाखों बच्चे तैयार थे फौज में जाने के लिए, लेकिन वो सारे बच्चों के सपने धरे रह गए अग्निवीर योजना के बाद। क्योंकि आज अगर वो फौज में जाते हैं, 25 से 30 साल की उम्र में रिटायर होकर के घर आ जाएंगे। ये जो कल परिणाम आए हैं, अगर इसकी परछाई में देखने की कोशिश करें तो 4 महीने बाद हमें क्या इमेज दिखाई देती है, क्या तस्वीर बनती हुई दिखाई देती है? जब विधानसभा के चुनाव आएंगे, बीजेपी के लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। देखिए, 2019 के लोकसभा चुनावों में सभी 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने ली थी जी। और एक लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जी। और 79 पे लीड किया। 2019 में उन्होंने 79 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने लीड ली थी। उन्होंने बढ़त ली थी। बिल्कुल। उसके बाद उनको हरियाणा विधानसभा चुनाव में 40 सीटें मिली थी जी। जब उन्होंने इस बार 75 पार का नारा दिया था 2019 के विधानसभा चुनाव में। इस बार 90 में से 46 विधानसभाओं में कांग्रेस लीड करके गई है जी। कांग्रेस को फायदा हुआ है, कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ा है जी। दीपेंद्र हुड्डा ने तो 9 की 9 सीटों पे लीड ली है। देखिए, दीपेंद्र हुड्डा ने 9 की 9 सीटों पर लीड ली है। मैं अपने दर्शकों को एक चौंकाने वाला आंकड़ा बता दूं कि 70,000 से ज्यादा मतों से 2019 के लोकसभा चुनाव में कोसली विधानसभा सीट से दीपेंद्र हुड्डा पीछे रहे थे। उन्होंने न केवल वो 72,000 की लीड पूरी की, बल्कि उस लीड को खत्म करते हुए 2 वोट फालतू भी ली उन्होंने। बिल्कुल, जहां से वो हारे थे, जहां से 70-72 हजार के अंतर से वो हारे, चाहे 2 वोटों से लीड ली, लेकिन उन्होंने
वो जो नुकसान था वो उन्होंने पूरा किया है। 70,000 घाटा वोट था का घाटा बिल्कुल पूरा करके, और बहादुरगढ़ से वो 5500 वोट के आसपास हारे थे, और बहादुरगढ़ से उन्होंने लीड ली। वहां लीड ली। रोहतक विधानसभा से वो 20,000 के आसपास हारे थे, और रोहतक विधानसभा में उन्होंने लीड ली। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत बड़ा मार्जिन उनका। अब की बार विपक्ष ने चुनाव बड़ी मजबूती के साथ लड़ा। देखिए, रोहतक के साथ साथ सिरसा की सभी 9 विधानसभाओं में कांग्रेस ने लीड ली है। सभी 9 विधानसभाओं में सिरसा की। सिरसा भी ऐसी सीट है कि वहां 9 की 9 विधानसभाओं में कांग्रेस लीड करी है। अच्छा, फरीदाबाद में देखिए, बेशक से जीत गए कृष्णपाल गुर्जर, 2 बार के राज्य मंत्री रहे हैं, लेकिन जीत का अंतर जो 6,38,000 का था वो घटा भी है। वो 1,80,000 पर रह गया। 1,80,000 पे रह गया, और निश्चित तौर पे 1,80,000 की भी जीत बड़ी जीत मानी जाती है, लेकिन अंतर कम हुआ है। इसका मतलब मुकाबला यहां भी कड़ा था फरीदाबाद में। देखिए, फरीदाबाद में भी 3 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने लीड किया है जी। हालांकि फरीदाबाद में NIT विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में है। अभी वहां कांग्रेस का विधायक है नीरज शर्मा, वहां से MLA है। वो अपने आप को कहते हैं कि मैं दिल्ली से आगरा तक का अकेला कांग्रेस का MLA हूं, लेकिन वहां से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार लीड ली है जी। और कांग्रेस की अगर हम बात करें, भारतीय जनता कांग्रेस ने 3 विधानसभा क्षेत्रों में 9 से 3 विधानसभा क्षेत्रों में लीड ली है, लेकिन होडल में चौधरी उदय भान की अपना विधानसभा क्षेत्र है, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के जी। वहां से कांग्रेस ने मात्र 550 वोटों की लीड ली है जी। जबकि वहां से माना जा रहा था कि कांग्रेस 40 से 50,000 वोटों की लीड लेगी। अगर कांग्रेस को यह नुकसान हुआ है तो इस बात का मंथन कांग्रेस को भी करना पड़ेगा कि भी अगर उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के क्षेत्र से मात्र 550 वोटों की लीड ली है तो वो कोई लीड नहीं है, वो कोई जीत नहीं है जी। और जहां उनकी पार्टी का विधायक है मौजूदा, वहां पर भी अगर भारतीय जनता पार्टी ने लीड ली है तो ये कांग्रेस के लिए भी मंथन की बात है। कांग्रेस को इस बात में चिंतन की बात है कि उन्हें भी चिंतन और मंथन करना पड़ेगा कि जहां वो पिछली बार विधानसभा में जीत के आए वहां से इस बार भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। और कांग्रेस को इस बात पे भी मंथन करना पड़ेगा, जिस तरह से कांग्रेस में जो धड़ेबंदियां हैं, वो धड़ेबंदियां भले एक दूसरे का साथ ना दे, लेकिन जो नुकसान करने की प्रवृत्ति है एक दूसरे की, उससे भी कांग्रेस को पार पाना होगा। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में ये माना जा रहा था कि पृथला से लेकर पलवल, होडल, हथीन, इन सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार महेंद्र प्रताप एक तरफा चुनाव लड़ेंगे, वहां उनकी इतनी बड़ी लीड होगी जो यहां पर कवर नहीं हो पाएगी, भारतीय जनता पार्टी से कवर नहीं कर पाएगी। लेकिन आप ये देखो, पलवल में भारतीय जनता पार्टी बड़ी लीड के साथ आगे चली, क्योंकि पलवल में करण दलाल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी हैं, उस तरीके वो टिकट की अपनी दावेदारी कर रहे थे। उस तरीके से अगर सक्रिय रहते तो हो सकता है ये लीड कम होती। उन्होंने सक्रिय रहने के अलावा जब उनकी टिकट कटी, उन्होंने एक महापंचायत बुलाई। उस महापंचायत में उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बिगुल बजा दिया, कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ उन्होंने खुला ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस हाईकमान या तो उम्मीदवार बदल दे, नहीं तो इसके परिणाम आपको भुगतने होंगे। जब रिजल्ट आएगा तो आप उसके परिणाम आप देखना, वो आपको नुकसान। और वो परिणाम वो उन्होंने जो घोषणा करी थी वो अब दिखाई देने लगे हैं, जमीन पर दिखाई दे रहे हैं, जमीन पर परिणामों में दिखाई दिए, परिणामों में दिखाई दिए वो। तो ये जो परिणामों में ये चीजें दिखाई दे रही हैं, उससे अगर हम भविष्य का अंदाजा लगाने की कोशिश करें 4 महीने बाद नवीन जी, तो कैसी तस्वीर निकल के आ रही? देखिए, ये माना जाता है कांग्रेस को दूसरी पार्टियां नहीं, कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है जी। ये आपस में इनकी गुटबाजी, आपस में इनकी धड़ेबाजी जी, आपस में इनका भीतर घात, वो इनको मार देता है। और मुझे लगता है इस चुनाव में भले ही हार जीत किसी की भी होती, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्णपाल 1,80,000 वोटों से जीते हैं। हो सकता है कि इनकी जीत कम होती, या हो सकता है कांग्रेस उम्मीदवार जीत भी जाते, लेकिन अगर ये धड़ेबाजी ना होती, ये गुटबाजी ना होती, उनके साथ ये भीतर घात ना होता, तो परिणाम मुझे लगता है कुछ और आज दिखाई दे रहे होते। कृष्णपाल जीतते भी तो इतना बड़ा मार्जिन ना होता ये। अच्छा, एक सवाल, महत्वपूर्ण सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लोगों में जो गुस्सा था, लोगों में जो आक्रोश था, जी जी, जो शिकायतें थी, उन्होंने
वो शिकायतें, वो गुस्सा वोट के जरिए लोकसभा चुनाव में निकाल दिया। अब विधानसभा चुनाव में आएंगे तो लोगों में क्या वो शिकायतें, वो गुस्सा, क्योंकि गुबार निकल चुका है, लोगों का गुस्सा निकल चुका है, तो कांग्रेस के लिए भी चुनौती है उस गुस्से को, उस गुबार को, उन शिकायतों को लोगों के बीच बनाने की कोशिश करना, बनाए रखने की कोशिश करना। और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक विधानसभा चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो ये कह सकते हैं कि भाई आपने जो सजा देनी थी हम लोगों को आपने दी है, भरपूर दी है, और अब आपके दरबार में हम दोबारा आए हैं, 10 साल हमने आपके साथ मिलकर काम किया है, तो चुनाव दोबारा मिलकर सहयोग किया जाए। और मुझे लगता है कि जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स होती है उसमें एक वन वर्सेस ऑल वाला जो फार्मूला बीजेपी अपनाती है, अगर समझाने में कामयाब हो गई तो बीजेपी हो सकता है कि फिर से विरोधियों को मात देने की स्थिति में आ जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत संगठन है जी। कांग्रेस के पास तो संगठन नाम की चीज ही नहीं है। पिछले 10 सालों में कांग्रेस हरियाणा में अपना संगठन ये बड़ी विडंबना है। देखिए, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कई राज्य ऐसे जहाँ पे पार्टी का प्रधान है और संगठन नहीं है। ये सबसे बड़ी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दो पार्टियां हैं, और कांग्रेस के पास अपना कोई संगठन नहीं है, अपना कोई जिला अध्यक्ष नहीं है, अपना कोई किसान मोर्चा नहीं, अपना महिला मोर्चा नहीं, अपना कोई उनका व्यापारी मोर्चा नहीं, उनके पास कोई मोर्चा नहीं है, और ना ही उनके पास जिला अध्यक्ष, ना उनके पास युवा मोर्चा, ना उनके पास कोई टीम है जी। तो कांग्रेस का लोकसभा में चुनाव जो सीटें हारे हैं, चाहे वो फरीदाबाद की हो या बाकी 5 सीटों पर कांग्रेस का चुनाव हारी है, तो ये भी एक बड़ा कारण रहा है। तो कांग्रेस को इस बात पर भी मंथन करना होगा, उन्हें अपना संगठन खड़ा करना होगा। अगर वो संगठन नहीं खड़ा कर पाते तो निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी एक रणनीति बनाएगी, और उन्हें बनानी भी चाहिए। वो मंथन करेगी। जो 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हारी है, उन्होंने 5 सीटें खोई हैं, विधानसभा में उसकी पूर्ति हो, भारतीय जनता पार्टी उसकी तैयारी जरूर करेगी, क्योंकि वो एक संगठित पार्टी है। और देखिए, अगर वो इस बात की तैयारी के साथ आते हैं तो निश्चित तौर पे आज कांग्रेस उत्साहित नहीं, अति उत्साहित नजर आ रही है। अगर वो इसी तरीके से ओवर कॉन्फिडेंट रही, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस बार ओवर कॉन्फिडेंट थी, ओवर कॉन्फिडेंस भी भारतीय जनता पार्टी के नुकसान का एक बड़ा कारण बना। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब ओवर कॉन्फिडेंट होता है तो हमेशा उसे नुकसान होता है जी। और आज के चुनाव परिणाम से कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। कांग्रेस के किसी भी नेता से बात कर लें तो उनको यही कह रहे हैं, हरियाणा में तो अब हमारी सरकार आ रही है जी। हर आदमी, कांग्रेस का हर आदमी, हर व्यक्ति, हर नेता, हर कार्यकर्ता ये कहने लगा है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस का दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और भारतीय जनता पार्टी मंथन करेगी, वो तैयारी करेगी कि किस तरीके से लोगों को मनाया जाए, किस तरह से गुटबाजी खत्म की जाए, किस तरह से अपने अंदर का भीतरघात। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन सीटों पर भारी चेहरों को उतारा, बाहर से कांग्रेस के उम्मीदवार लिए या दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों को अपनी पार्टी में ला करके टिकट दी। आप देखिए, ज्यादातर वो लोग हारे हैं। 80% लोग, जो 80% चुनावी उम्मीदवार वो चुनाव में आके चुनावी टिकट ली, वो 80% लोग। तो भारतीय जनता पार्टी जब मंथन करेगी और जब इस बात का आंकलन करेगी, तो मुझे लगता है इस बात को भी वो देखेगी, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वो आगे लाएगी, अपनी पार्टी के नेताओं को आगे लाएगी, अपनी पार्टी के ही उम्मीदवारों को आगे लाएगी, और कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये कांग्रेस को भी मंथन करना होगा और भारतीय जनता पार्टी को भी मंथन करना होगा। और कांग्रेस के लिए ओवर कॉन्फिडेंस ये नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। अगर वो ओवर कॉन्फिडेंट रही और उन्होंने गुटबाजी खत्म नहीं की। हाँ, बड़ी महीन लकीर होती है ना, आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में महीन लकीर होती है, जो किसी को समझ में नहीं आती। आदमी जब अति आत्मविश्वास में होता है तो आदमी किसी की सुनता नहीं है, आदमी बेलगाम हो जाता है। और ये पावर और सत्ता तो ऐसी चीज है, आदमी को पागल कर देती है। इससे बड़ा तो नशा ही कोई नहीं है। तो दोस्तों, सत्ता का नशा कोई नहीं होता है, ये आदमी को पागल कर देता है। लेकिन सत्ता का नशा जब चढ़ता है तो उस नशे को उतारने के लिए जनता की शाई लगी एक उंगली काफी होती है, और जनता समय समय पे बता देती है
कि भाई अब तुम जो है वो अति आत्मविश्वास में हो, सत्ता के नशे में हो और आपको वापस आपके स्थान पे भेजना जरूरी है। इस कुर्सी पे अब आप बैठने लायक नहीं रहे। अब देश की सरकार बनने जा रही है और इसी के आलोक में हमने हरियाणा की भी बात की। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मैं बार बार कहता हूं हमारा हौसला बढ़ता है और हमारी राय भी बनती है। एक सार्थक चर्चा रही है, इस सार्थक चर्चा के आप हिस्सा बनिए, इसके लिए आपका भी धन्यवाद। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आप लोगों का प्यार चाहते हैं, स्नेह चाहते हैं और आप लोगों के लिए लगातार काम करना चाहते हैं। नवीन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद अब्बास जी।